हाँ फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे ईडोट्रिया द्वारा प्रकाशित की गई बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 7 को। दोस्तों, यह ईडोट्रिया द्वारा प्रकाशित की गई वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। हमने मॉडल सेट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट से तो बिल्कुल भी वंचित नहीं रह सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट रोजाना के रूप में अपने रूटीन में शामिल कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने चलते हैं प्रश्न पत्र नंबर 7 की ओर और प्रश्न पत्र नंबर 7 को कवर करते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम में आपको टोटल 100 प्रश्न दिए जाएंगे और टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न आपको 2 मार्क्स के दिए जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने इस 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है। जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से संबंधित है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने टोटल कितना स्कोर सही किया। आपके स्कोर 70 प्लस आने चाहिए, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। गौतमी बलश्रमी का संबंध किस अभिलेख से है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक अभिलेख से। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। RH-37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? RH-37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। दोस्तों, मुगल काल में भी जहांगीर द्वारा अपने दरबार में एक घंटा घर लगवाया गया था, जो इंसाफ का घंटा घर था, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन थे? 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अशोक मेहता। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1925 ईस्वी में की गई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने मतों में बहुमत प्राप्त हुआ था? 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पेशवा, ऑप्शन ए, पेशवा के साथ बेसिन की संधि, ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? तो आइए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सहायक संधि की नीति को अपनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा 10 का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। गंडमक्की संधि के समय किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? गंडमक्की संधि के समय किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध की संधि हुई थी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? निम्नलिखित में से लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर शहर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में लोटा विद्रोह हुआ था, क्योंकि पीतल के बदले मिट्टी के लोटा दिए गए थे बिहार के कैदियों को,
ठीक है, मुजफ्फरपुर के कैदियों को। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 14 को। निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवियन डेरेजियो को। विवियन डेरेजियो को। आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांडले जेल में। मांडले जेल में हुई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचूरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचूरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा एक्सचूरी बनाती है, ताप्ती एक्सचूरी बनाती है, मांडवी एक्सचूरी बनाती है, लेकिन महानदी डेल्टा बनाती है, एक्सचूरी नहीं बनाती है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जो उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। 17, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैंगुंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील लैंगुंग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर नंबर सी होगा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर के गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर के गुजरती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। आर्कटिक रेखा से भी गुजरती है, चुक्सी सागर से भी गुजरती है, और बेरिंग सागर से भी गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सागर जो है, यह महासागर के रूप में, चौथे महासागर के रूप में इसको ये आर्कटिक सबसे उत्तरी ध्रुव में है, आर्कटिक महासागर। बेरिंग जल संधि यह अलास्का को प्रशांत महासागर से अलग करती है, या अलास्का को एशिया से अलग करती है। ठीक है, और चुक्सी सागर जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ऑप्शन नंबर डी, किलायू। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 23 को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पे। ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में लगाया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन संबंध समिति का। आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1990 ईस्वी में सिडबी की स्थापना की गई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। निम्नलिखित ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां
साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 मेरा कह रहा है वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40% मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, अभी में भी 18-19% SLR है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। पथ एवं कर विद्युत किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 मेरा कह रहा है कि अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति को जाना जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 मेरा कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कब की गई थी? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत कब की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को की गई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 हमारा कह रहा है कि उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था उद्देशिका का विस्तार? तो ऑप्शन डी, अमेरिका से लिया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पेश किए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, तो प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही है। उद्देशिका प्रस्ताव को ही संविधान एक में प्रस्तावना कहा गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं और प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 आ रहे हैं बेटा, चलिए। प्रश्न नंबर 35 का रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा कि राष्ट्रपति कम से कम 6 सप्ताह पूर्व उन्हें सूचना देना होगा। ठीक है, प्रश्न हम पढ़ना भूल गए, प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट बी होगा मेरा, क्योंकि राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा बी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर ये गलत है, क्योंकि जब महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को पर, तो उसे महाभियोग से पहले 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना पड़ता है, न कि 6 सप्ताह पहले। बाकी के ऑप्शन सब करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। अधिसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 हमारा कड़ा है, कौन सा एक शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? कौन सा एक शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला यह शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, कि राष्ट्रीय महिला आयोग यह संवैधानिक आयोग नहीं है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी संवैधानिक आयोग नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह संवैधानिक आयोग है, और राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग ये भी संवैधानिक आयोग है। ठीक है, तुम्हारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत निर्वाचन आयोग। आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तारापुर परमाणु स्टेशन। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1957 को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन थे। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि। आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 मेरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरा यहाँ पे। आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे। नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो नहरों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समिति छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुर्थी मलाई, यह तमिलनाडु में स्थित है। बाकी इंद्रावती और कांगेर घाटी और गुरु घासीदास यह तीनों का तीनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आइए हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुकुर्थी मलाई, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। कौन निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नलिखित प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लास्टिक। क्योंकि कागज़ मिट्टी में गल जाती है, सब्जी मिट्टी में गल जाती है, फल मिट्टी में गल जाती है, लेकिन एकमात्र प्लास्टिक है जो मिट्टी में कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सन 1981 में। आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा के संबंध में भूतापीय ऊर्जा के से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है। सोनारा 54 किस फसल की प्रमुख किस्म है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं की किस्म है। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 मेरा क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपार्जित लक्षण है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शरीर का वजन। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। प्रश्न में 53 का इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डाइसल्फाइड बंध में। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषण होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषण होता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु, मृदा और जल प्रदूषित होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला या कुष्ठ रोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे एक दूसरे से सुमेलित है। ठीक है, आइए हम और यानी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मात्र ए है जो साल्मोनेला या कुष्ठ रोग से संबंधित नहीं है, बाकी प्लाज्मोडियम मलेरिया संबंधित है, बैसिलस पेस्टिस या प्लेग से संबंधित है, ब्रोबियो कॉस्ट्रेला हैजा संबंधित है। आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। निम्नलिखित में से
कौन अंडा देने वाली स्तनधारी है? निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाली स्तनधारी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एकिडीना अंडा देने वाली स्तनधारी है। आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव द्वारा पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में संपन्न होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। एक उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक उत्तल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा बनेगा। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। रॉकेट डैश सिद्धांत पर संबंधित है। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण पर के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका विकास किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड में। आइए फ्रेंड, हम प्रश्न नंबर 62 की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है? तो आइए हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ठीक है, आइए हम अपने प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधातु। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटेनियम। हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH2 और ब्रैकेट बंद 2CO। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 67 को। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पॉलीएमाइड से बनाई जाती है नायलॉन। प्रश्न नंबर 68, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि का चाल निर्वात में बिल्कुल नहीं होता, ध्वनि का चाल निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन एक करेक्ट होगा, ध्वनि का चाल निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखे हुआ है कि ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्वनि का चाल निर्वात में होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 69 होगा। एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है किसमें, किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ओम जो है वह मूल मात्रक नहीं है। मीटर मूल मात्रक है और सेकेंड मूल मात्रक है, एम्पियर मूल मात्रक है, लेकिन ओम यह मूल मात्रक नहीं है। ओम किसका ऐसा यूनिट है? तो ओम प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट है। आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं।
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,06,845 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पहला स्थान है दूध उत्पादन में भारत का। वहीं राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है, दूध उत्पादन में। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, 562.7 बिलियन डॉलर। कितना रहा? 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया था। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने। आइए हम प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई। दोस्तों, यह स्टार्टअप क्या है? तो यदि आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी 100 डॉलर यानी 1 अरब डॉलर क्रॉस कर देती है, तो आपकी जो कंपनी है वो पहले स्टार्टअप के रूप में थी, वह यूनिकॉर्न में शामिल हो जाएगी। ठीक है, किस में शामिल हो जाएगी? यूनिकॉर्न में शामिल हो जाएगी। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का भी स्थान 3 है। ठीक है, पहले स्थान पे यूनिकॉर्न में अमेरिका का है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन नॉर्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ये तीनों का तीनों रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ही शुरू किया गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों करेक्ट इनमें से सभी होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उड़ीसा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाली राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उड़ीसा। दोस्तों, यह मैंग्रोव वन क्या होता है कि भारत के समुद्री तट पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत का टोटल समुद्री जो सीमा से साझा करने वाला राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह 9 राज्य भारत में की जो है वह समुद्र की सीमा साझा करती है। ठीक है, 9 राज्य। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को भारत में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को भारत को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो यहाँ पे एक बार प्रश्न फिर से हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर ए मिस्र में किया गया। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या UNFFC का बैठक होता है। किसका बैठक होता है? कॉप UNFFC का बैठक होता है, जिसे हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं पूरा नाम, ठीक है। इसका कहाँ हुआ था बैठक? COP 27वां, तो यह मिस्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सुमिलित नहीं है? तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा बिल्कुल करेक्ट है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रे एकदम सही है। और सी कह रहा है गृह सचिव अजय कुमार भल्ला बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजस्व सचिव या सुनील बर्थवाल, यह गलत है। राजस्व सचिव जो है वह वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी है, ठीक है। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत होगा यहाँ पे। आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर सी 131वां स्थान है। आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 51.91%, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 106 लोगों को कुल पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सोराई पोट्रू। आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया कहाँ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इंदौर में 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा की है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बिमल जलाल। आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड कंपनी ने। आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि टेरॉन 1 को लॉन्च किया गया रिलेटिविटी स्पेस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 95 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 हमारा कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जीएस पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपका जो 5 प्रश्न बचे हैं वो मैथ्स के प्रश्न होंगे। आपको हम सभी प्रश्न 5 प्रश्न दिखा देते हैं, आप चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने उत्तर कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, यह 96 नंबर प्रश्न है, यह 97 नंबर प्रश्न है और यह 98 नंबर प्रश्न है, यह 99 नंबर प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है। दोस्तों
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे हों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।